सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का थर्ड लेक्चर है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो 2 लेक्चर्स है वो कंप्लीट किए हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रांसको लेवल के, तो वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two transformers are operating in parallel, the cause of circulating current is option A is increase in the excitation of the one machine, option B increase in the driving torque of one machine, option C reduction in angular velocity of one machine, and option D identical speed और load characteristic of both the machines. Okay, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द एक्साइटेशन ऑफ द वन मशीन। ओके, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि टू अल्टरनेटर्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। ओके, अगर दो अल्टरनेटर्स ऑपरेटिंग पैरेलल में ऑपरेट करें तो वहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा दोनों का वो ऑब्वियसली सेम रहेगा जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा। तो हम लोग फेजर डायग्राम के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जो जनरेटर का या फिर अल्टरनेटर का हम लोग फेजर डायग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग VT है वो यहाँ पे मैं रेफरेंस एज यूज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्रिटिकल एक्साइटेशन यूज करूंगा। क्रिटिकल एक्साइटेशन यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल एक्साइटेशन में यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। तो जो VT और I है वो इन फेज रहेंगे। करेक्ट, ये है VT का डायग्राम, ये है VT का फेजर। और यहाँ पे क्या होता है, I है, तो यहाँ पे IRA यहाँ पे ऐड करो, ये होगा IRA और 90 डिग्री पे हमें मिलेगा I एक्सिस। ओके, और अगर हम लोग ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ये जो फेजर है वो कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फील्ड एक्साइटेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो VT है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EF है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल एक्साइटेशन है, यूनिटी पावर फैक्टर है, ये है IRA और ये है I एक्सिस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाई का एंगल है वो हमें 0 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि फाई किसके बीच में होता है, फाई होता है VT और I के बीच में। ओके, इट इज द एंगल बिटवीन VT एंड I। VT एंड I का जो एंगल होता है इसे हम लोग कह देंगे फाई, इसे हम लोग पावर फैक्टर है वो फाइंड आउट कर। ओके, अगर हम लोगों ने एक्साइटेशन बढ़ाया, जैसे मैंने कहा था आंसर है इंक्रीज इन द एक्साइटेशन ऑफ द वन मशीन। तो एक्साइटेशन हम लोगों ने बढ़ाया मतलब ओवर एक्साइटेशन कर दिया। तो जनरेटर के या फिर अल्टरनेटर के केस में ओवर एक्साइटेशन हमें कब मिलता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा IRA इन फेज में I के। ओके, ये हो जाएगा IRA और इसका 90 डिग्री पे हो जाएगा ये I एक्सेस, ये हो जाएगा I एक्सेस। और अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा EF का वैल्यू, यानी कि ये ओवर एक्साइटेड हुआ। ठीक है, ये होगा ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फाई का वैल्यू है ये ज़्यादा है अभी 0 से। ओवर एक्साइटेड केस में पहले फाई का वैल्यू था, अभी फाई का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 डिग्री है फॉर ओवर एक्साइटेड, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर के केस में, जब हमने ओवर एक्साइट कर दिया यानी कि एक्साइटेशन बढ़ा दिया एक मशीन का। तो हमें पता है फाई का वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। करेक्ट, फाई का वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस फाई का वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ। करेक्ट, और हमें पता है अगर हम लोगों ने वोल्टेज और पावर है वो कांस्टेंट रखा, क्योंकि दो अल्टरनेटर्स है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था, आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा और हम लोगों ने पावर भी है वो कांस्टेंट डिलीवरी कर रहा है लोड को। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है। तो इसके वजह से जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें कॉस फाई मिलेगा। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है VI कॉस फाई। ओके, P इज इक्वल टू होता है VI कॉस फाई। तो अगर हम लोगों ने V और P यानी कि पावर और वोल्टेज कांस्टेंट रखा तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस फाई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोगों ने कॉस फाई यहाँ पे डिक्रीज कर दिया तो कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पे कम हुआ, तो इसके वजह से जो I है इसका वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि जो आउटपुट पावर और आउटपुट जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अभी ये जो ऑब्वियसली अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब जो लोड भी रहेगा वो भी कांस्टेंट पावर है वो डिलीवर कर रहा है, यानी कि जो लोड है वो कांस्टेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी जो करंट का वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन लोड है वो तो कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट करंट ही वो ड्रॉ कर रहा है सर्किट से। लेकिन अभी ये जो करंट बढ़ रहा है तो वो कौन सा करंट है और वो कहाँ पे जाएगा, तो ये जो इंक्रीज करंट का वैल्यू है यही है हमारा सर्कुलेटिंग करंट। और ये जो करंट है यही दो अल्टरनेटर के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि लोड है वो तो कांस्टेंट पावर ड्रॉ करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बाकी का कोई भी कंडीशन चेंज नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे एक्साइटेशन है वो बढ़ा दिया वन ऑफ द अल्टरनेटर का। तो एक एक्साइटेशन हम लोगों ने बढ़ा दिया अगर एक अल्टरनेटर का, तो इसके वजह से फाई बढ़ेगा, उसकी वजह से पावर फैक्टर है वो घट जाएगा, और अगर पावर फैक्टर घट गया तो वहाँ पे जो करंट का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। और ये जो बढ़ा हुआ करंट है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, जो दो अल्टरनेटर के बीच में सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये AP जेनको का क्वेश्चन था, ईयर 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्यूइंग इज यूज इन इंडक्शन मोटर्स टू रिड्यूस टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू। ओके, तो स्क्यूइंग हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं, तो कॉगिंग की वजह से
कॉगिंग एक फिनोमेना क्या होता है कि स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स अगर दोनों एक नंबर दोनों का नंबर अगर सेम रहा तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। इसके वजह से जो इंडक्शन मोटर है वो स्टार्टिंग होने में प्रॉब्लम होता है या फिर स्टार्ट ही नहीं होते, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्यूइंग है वो प्रोवाइड करते हैं। स्क्यूइंग में क्या करते हैं हम लोग, जो रोटर स्लॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा एक एंगल पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेथड्स टू ओवरकम कॉगिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ रोटर शुड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। जैसा मैंने कहा था कि अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो कॉगिंग होगा। तो या तो हम लोग दोनों के जो नंबर ऑफ स्लॉट्स है वो हम लोग अनइक्वल कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो स्क्यूइंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे इन्होंने कहा है द वे इट इज एंगल विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो हम लोग स्टेटर में नहीं करते, हम लोग रोटर में करते हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि दोनों स्लॉट से रिलेटेड है, कॉगिंग होता है वो स्लॉट की वजह से ही होता है, और हम लोग उसी को एलिमिनेट करने की वजह से हम लोग उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो स्क्यूइंग है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा स्लॉट हार्मोनिक्स। ओके, टाइम हार्मोनिक्स और स्पेस हार्मोनिक्स तो नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्पेस हार्मोनिक का एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग स्लॉट हार्मोनिक कह सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे अभी इन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्क्यूइंग है आप ये ऐसे याद रख सकते, क्योंकि कॉगिंग को हम लोग अवॉइड करने के लिए स्क्यूइंग करते हैं। और वो कॉगिंग क्यों होता है, क्योंकि अगर स्लॉट दोनों के इक्वल रहेंगे रोटर और स्टेटर के, तभी कॉगिंग है वो फिनोमेना अकर होता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्क्यूइंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन था ईयर 2022 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू अ न्यू वैल्यू ऑफ फिक्स स्पीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हम लोग को पता ही है कि सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमता है, तो बाकी कोई भी कंडीशन पे उसका वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। सिर्फ उसका एक ही वजह से चेंज होता है, एक नहीं एक्चुअली दो हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में कौन सी स्पीड पे घूमेगा हमें पता है, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। करेक्ट, तो या तो हम लोगों ने F का वैल्यू चेंज किया या फिर नंबर ऑफ पोल्स है वो हम लोगों ने चेंज कर दिए। तो हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो चेंजिंग ऑन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि हाँ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज कर दिया, अगर पोल कांस्टेंट रखे तो इसकी वजह से जो सिंक्रोनस मोटर है वो अभी नए स्पीड पे घूमेगी, लेकिन वो सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू भी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर हम लोगों ने पोल है वो कांस्टेंट रखे तो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास मिल गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बाय चेंजिंग एनी टू फेजेस, उसके वजह से नहीं होगा। बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और पोल पे है वो डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, यूकेपीएससी में और यूपीपीसीएल में, जेई के एग्जाम में ईयर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डीसी जनरेटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 90% फॉर एन आउटपुट वोल्टेज एंड अ करंट ऑफ 250 वोल्ट एंड 18 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। If this machine is made to operate at the same speed as a DC motor with an input voltage of 250 volt and a current of 18 ampere, the efficiency of the motor will be। Okay, हम लोग क्या कहा इन्होंने स्टार्टिंग में, डीसी जनरेटर है जिसका एफिशिएंसी 90% है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज और करंट का वैल्यू 250 एंड 18 एम्पियर। अगर सेम मशीन हम लोगों ने एज अ मोटर की तरह यूज की तो मोटर में इनपुट जो दिया है वो 250 वोल्ट ही है, और जो आर्मेचर करंट है वो 18 एम्पियर है, उसका वैल्यू इन्होंने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी अभी क्या होगा। ओके, तो जल्दबाजी में अगर दोनों वोल्टेज और करंट सेम है तो एफिशिएंसी भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए 90%, ये तो डायरेक्टली गलत ऑप्शन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हम लोग सबसे पहले जनरेटर का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। आर्मेचर सर्किट तो दोनों का सेम ही रहेगा, सिर्फ जो करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। जनरेटर के केस में क्या होता है, हम लोग आउटपुट करंट है, करेक्ट, यानी कि जो करंट है वो अभी टुवर्ड्स द टर्मिनल फ्लो होगा, ये हो जाएगा 18 एम्पियर। आउटपुट पे हमें 250 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है जनरेटर के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आर ए का वैल्यू है, हमारे पास दिया नहीं है, हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग रखते हैं अभी, और ये हो जाएगा बैक ईएमएफ का वैल्यू। ओके, इन्होंने कहा है इफिशियंसी है 90%। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या होता है, बेसिकली इफिशियंसी नथिंग बट द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। करेक्ट, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, जो वीटी का टर्मिनल का वैल्यू होगा वीटी मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, ये होगा पावर, आउटपुट पावर, एंड इनपुट पावर क्या होगा, ईबी बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो इससे आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इफिशियंसी का वैल्यू रहेगा वो होगा वीटी डिवाइडेड बाय बैक ईएमएफ। उसमें से हमारे पास इफिशियंसी है और वीटी भी है, तो ईबी का वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। ईबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईबी इज नथिंग बट द वीटी डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, यानी कि 250 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 0.9। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 277.77 वोल्ट। ठीक है,
तो हम लोग इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आई आर ए का ड्रॉप है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे वो यूज कर सके। तो आप यहाँ पे नॉर्मल सर्किट में केवीएल लगाओगे तो आपको आई आर ए का वैल्यू मिलेगा, आई आर ए हो जाएगा आई आर ए इज इक्वल टू बैक ईएमएफ माइनस वी टी। ओके, अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 277.77 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 27.77 वोल्ट। ओके, ये हमें आई आर ए के अक्रॉस ड्रॉप है वो मिल गया। जो मोटर के केस में या फिर जनरेटर के केस में दोनों में ड्रॉप है वो सेम रहेगा, क्योंकि आर ए का वैल्यू तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया है और जो करंट का वैल्यू है वो भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मोटर का सर्किट ड्रॉ करेंगे, सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ अभी जो करंट का डायरेक्शन है वो अभी अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे है ये 18 एम्पियर है अभी आर्मेचर की तरफ, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे फ्लो होगा टर्मिनल की तरफ से। ये हो जाएगा 250 वोल्ट। बैक ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ईबी और ये हो जाएगा आई आर ए। ठीक है, तो ईबी का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ईबी का वैल्यू हमें मिलेगा ईबी इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर ए। ओके, सिंपल केवीएल है, तो ये हो जाएगा 250 माइनस आई आर ए का ड्रॉप है वो तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 27.77 वोल्ट। ओके, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 222.22 वोल्ट। ये हो गया ईबी का वैल्यू। सेम हम लोग अभी इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए करेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यहाँ पे अभी आउटपुट का वैल्यू क्या है, हमारा आउटपुट है ईबी आई एंड इनपुट हम लोगों ने क्या दिया, टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों ने दिया, मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं। ओके, तो यही टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। तो जाएगा वी टी आई, यहाँ से वापस आई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ईबी डिवाइडेड बाय वी टी। ओके, वी टी का वैल्यू है हमारे पास, ईबी का वैल्यू भी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर पाओ। ओके, ये हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 88.88%। ठीक है, तो 90% नहीं होगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये अप्रोक्सीमेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर अगर नहीं भी हुआ फिर भी आप फाइनल आंसर के नज़दीक तो है वो पहुंच सकते हो। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, यहाँ पे ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन था, ईयर 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स should never be equal to the number of rotor slots in order to prevent। ओके, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट से बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडक्शन मोटर हैज अ रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.002 ओम पर फेज। इफ दिस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 0.004 ओम पर फेज देन द मैक्सिमम टॉर्क विल बी। ओके, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टी मैक्स का फॉर्मूला होता है 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू द ब्रैकेट E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द X2। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि टी मैक्स के फॉर्मूला में हमें कहीं भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है, रोटर रेजिस्टेंस है वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज भी कर दिया फिर भी मैक्सिमम तौर पे उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनअल्टर्ड। जो टी मैक्स का वैल्यू है वो सेम रहेगा अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू या फिर कोई भी पैरामीटर अगर चेंज किया तो कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चेंज होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे होते हैं। ओके, ये भी यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following connections of a 3-phase transformer give the highest secondary voltage? ओके, तो हमें पता ही है कि डेल्टा के केस में फॉर डेल्टा जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज है वो सेम रहता है। डेल्टा के केस में जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज है वो सेम रहता है, लेकिन इन केस ऑफ स्टार जो हमें लाइन वोल्टेज मिलता है वो √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज मिलता है। ओके, तो हमारे पास एक एडवांटेज है स्टार में कि हमें 2 वोल्टेजेस मिलते हैं और जो लाइन का वोल्टेज है वो हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास हाईएस्ट वोल्टेज सेकेंडरी पे चाहिए तो सेकेंडरी साइड पे हमें स्टार ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए सेकेंडरी साइड पे जो डेल्टा वाले ऑप्शन है वो उधर चले जाएंगे। अभी ऑप्शन बचा बी और सी में से, तो इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो 2 वाइंडिंग में से जो एक वाइंडिंग है वो हम लोग डेल्टा की रखते हैं, क्योंकि जो थर्ड हार्मोनिक जो करंट होता है वो एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि डेल्टा के बीच में जो थर्ड हार्मोनिक करंट है वो वाइंडिंग के बीच में ही वो ट्रैप हो जाता है, उसी के बीच में वो घूमता रहता है। तो इसलिए हम लोग जो 2 वाइंडिंग अगर सिलेक्ट करेंगे 3 फेज में से तो उस एक हमेशा है वो हम लोग डेल्टा ही वो प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी स्टार है तो प्राइमरी हम लोग डेल्टा है वो प्रीफर करेंगे। अगर दोनों भी स्टार सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग को टर्शरी वाइंडिंग है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो वो एडिशनल बहुत ही वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। अगर हम लोगों ने एडिशनल वाइंडिंग है वो प्रोवाइड की तो वहाँ पे बल्कि भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग जो डेल्टा स्टार है वो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर इनपुट टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट। इफ स्टेटर लॉसेस आर 800 वाट
at a slip of 0.015, then the copper losses of the rotor per phase will be। कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो कैसा होता है ये पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटर पे इनपुट दिया। ओके, स्टेटर पे हम लोगों ने इनपुट दिया। स्टेटर इनपुट देने के बाद यहाँ पे स्टेटर का कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, करेक्ट, ये होगा स्टेटर लॉसेस। उसके बाद जो कोई भी लॉसेस होने के बाद रोटर को हम लोग एज ए इनपुट जाएगा, ये हो जाएगा रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट में से भी कुछ ना कुछ जो पावर है वो लॉस होगा यहाँ पे, जिसे हम लोग कहेंगे रोटर कॉपर लॉस, करेक्ट, ये होगा रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस के बाद ये हमें जो भी मैकेनिकल डेवलप पावर है हमें मिलेगा, ये होगा मैकेनिकल डेवलप पावर, क्योंकि मोटर है तो मैकेनिकल डेवलप पावर हमें मिलेगा। इसमें से भी कुछ ना कुछ जो लॉसेस है वो फ्रिक्शन एंड विंटेज, या फिर जिसे हम लोग मैकेनिकल लॉसेस इन शॉर्ट कह सकते हैं, कंबाइन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉसेस होंगे और सबसे आखिर में हमें जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, रोटर का जो आउटपुट रहेगा वो। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है, रोटर कॉपर लॉस, यानी कि ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। ओके, मतलब स्टेटर पे इनपुट है वो हम लोगों ने यहाँ पे 50 किलोवाट है वो दिया है, करेक्ट। उसमें से स्टेटर लॉसेस से यहाँ पे इन्होंने दिया है 800 वैट्स। तो 800 वैट मतलब हम लोग इसको 0.8 किलोवाट कह सकते हैं, करेक्ट। अगर इसमें से 50 में से 0.8 किलोवाट अगर चला गया तो रोटर इनपुट पे हमें कितना मिलेगा, रोटर इनपुट पे हमें मिलेगा यहाँ पे 49.2 किलोवाट। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस किया था, मैंने कहा भी था कि रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल डेवलप पावर, जिसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं पीजी इज टू पीसी इज टू पीडी। ओके, चाहते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा रोटर इनपुट यानी कि जो एयर गैप पावर है वो, ये हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस और ये होगा डेवलप पावर। ओके, तो इसको हम लोग अगर रेशियो में लिखेंगे तो 1:S/1 - हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पीसी का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पीसी इज इक्वल टू पीजी मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे 49.2 मल्टीप्लाई बाय 0.015। ओके, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर, ये किलोवाट है तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 738 वैट्स। ओके, ये है किलोवाट में, यहाँ पे मैं चाहे तो 0.78 किलोवाट ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये भी हो जाएगा किलोवाट में, तो ये वैट्स में हो जाएगा 738 वैट्स। ओके, लेकिन ये टोटल 3 फेज पावर है और हमें पूछा है रोटर पर फेज में। ओके, तो पर फेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर फेज के लिए पीसी पर फेज का वैल्यू हमें मिलेगा 738 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 246 वैट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन इज दैट देयर ऑप्शन ए परसेंटेज इम्पीडेंसेस आर इक्वल, ऑप्शन बी पोलैरिटीज आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड, ऑप्शन सी है शेप एंड साइज आर इक्वल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डिजायरेबल कंडीशन पूछा है या फिर मोस्ट इसेंशियल कंडीशन पूछा है। तो यहाँ पे हमें मोस्ट इसेंशियल कंडीशन पूछा है। तो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन दो होते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होने चाहिए और उसका जो पोलैरिटीज है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये इसेंशियल कंडीशन है। परसेंटेज इंपीडेंस आर इक्वल, ये हम लोग डिजायरेबल कंडीशन कह सकते हैं, मतलब अगर सेम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेम नहीं भी हुआ फिर भी हम लोग दोनों को पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसेंशियल कंडीशन मतलब ये दोनों तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो क्या क्या होते हैं, पोलैरिटीज दोनों का प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए और दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो आपको देखना है अच्छे से कि इसेंशियल पूछा है कि डिजायरेबल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव। ओके, ऑप्शन देखते हैं, रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन सी शेडेड पोल मोटर एंड ऑप्शन डी स्टेपर मोटर। तो ओके, इसका करेक्ट आंसर है इसका स्टेपर मोटर। हम लोग जो कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव में यूज कर रहे हैं जो मोटर वो होता है स्टेपर मोटर। जो रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर है वो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के जो टाइप्स है, हम लोग ये दोनों कहाँ पे यूज करते हैं। जो रिलक्टेंस मोटर है वो या फिर जो हिस्टैरिसीस मोटर है वो स्पेसिफिकली हम लोग नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो हिस्टैरिसीस मोटर के जो एप्लीकेशन रहेंगे वो रहेगा टेप रिकॉर्डर रहेगा या फिर कोई भी अगर ऑडियो रिकॉर्डर रहेगा तो हम लोग वहाँ पे जो हिस्टैरिसीस मोटर है वो यूज करते हैं। रिलक्टेंस मोटर भी जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड रहेगा हमें यहाँ पे जहाँ पे टाइमर रहेगा या फिर जो क्लॉक रहेगा वहाँ पे हम लोग जो रिलक्टेंस मोटर है वो यूज करते हैं, जो डिजिटल क्लॉक रहेगा वहाँ पे। जो शेडेड पोल मोटर है तो शेडेड पोल मोटर का हम लोग
एप्लीकेशन नहीं, लेकिन हम लोग उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि इसका सबसे लो एफिशिएंसी रहता है, सबसे लो एफिशिएंसी पूरे मोटर में सबसे लो एफिशिएंसी है वो शेडेड पोल का रहता है। ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। देखिए वन डायरेक्शन ऑपरेशन ही होता है इसका, रोटेशन जिसे हम लोग कहेंगे, वन डायरेक्शन में रोटेशन होता है इसका। और ये सबसे स्लो स्पीड होता है इसका, क्योंकि ये सबसे स्लो स्पीड होता है। तो इससे भी डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि सबसे लोएस्ट इफिशिएंसी कौन से मोटर का होता है, या फिर कौन से जो मोटर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमती है, या फिर स्लोएस्ट स्पीड है वो किसका होता है सभी मोटर में। तो शेडेड पोल के इतने सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो शेडेड पोल मोटर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रोटेशन होता है वो हमेशा अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की तरफ ही होता है। शायद इससे भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इसका जो रोटेशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, मेन पोल से शेडेड पोल की तरफ होता है, शेडेड पोल से मेन पोल की तरफ होता है, दोनों जगह पे होता है, या फिर दोनों में से कहीं पे भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसा ऑप्शन पूछा गया था क्वेश्चन, हम लोगों ने बीएमसीजेई के प्लेलिस्ट में डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन। इसका रोटेशन होता है वो हमेशा अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की तरफ, या फिर मेन पोल से लेके शेडेड पोल की तरफ होता है। ओके, तो ये एडिशनल क्वेश्चन था, आपके नोट्स में अगर पता नहीं तो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In case of the voltage injection method of a speed control, the injected EMF should be off. ओके, ऑप्शन देखते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है स्लिप फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्लिप फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं। इससे हम लोग और एक एडवांस में डिस्कशन करते हैं। ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रेटेड स्पीड के अबाउ, रेटेड स्पीड के अबाउ और रेटेड स्पीड के बिलो, ओके, बिलो द रेटेड स्पीड एंड अबाउ द रेटेड स्पीड, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो फंक्शनलिटी है वो कैसा होता है, हम लोग को पता ही है टॉर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप E2 स्क्वायर। ओके, ऐसा होता है। अगर हम लोगों ने बाकी के जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट अज्यूम किए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो टॉर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप टाइम्स ऑफ द E2 स्क्वायर। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो टॉर्क है वो कांस्टेंट अज्यूम किया तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्लिप है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द E2 स्क्वायर, करेक्ट। और जो E2 है वो रोटर का ईएमएफ है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर हम लोगों ने ईएमएफ इंजेक्शन है वो अगर हम लोगों ने पॉजिटिव अप्लाई किया और निगेटिव अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या हो सकता है हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं हम लोग ईएमएफ इंजेक्शन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो ईएमएफ इंजेक्शन के केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रिजल्टेंट जो ईएमएफ है उसका मैं स्क्वायर लूंगा। ओके, रिजल्टेंट ईएमएफ मतलब जो ऑलरेडी रोटर का ईएमएफ है प्लस इंजेक्टेड ईएमएफ। तो हम लोग क्या कर देंगे, ईआर का वैल्यू है वो एक बार में E2 प्लस ईएमएफ ऑफ द इंजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा ईआर का वैल्यू है वो बढ़ गया, तो ईआर का वैल्यू बढ़ने के वजह से जो स्लिप का वैल्यू है वो घट जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर स्लिप का वैल्यू घट गया तो यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलरली ये केस 1 हुआ। केस 2 डिस्कस करते हैं। ईआर का वैल्यू में अगर हम लोगों ने अपोजिट पोलैरिटी में अगर यहाँ पे जो ईएमएफ है वो इंजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट ईएमएफ का वैल्यू है वो यहाँ पे घट जाएगा। इसके वजह से जो स्लिप का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्लिप बढ़ गया तो यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों केस में कंडीशन 1 में और कंडीशन 2 में स्पीड का वैल्यू एक बार इंक्रीज हुआ और दूसरी बार स्पीड का वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ रेटेड स्पीड से। तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो ये ईएमएफ इंजेक्शन मेथड है हम लोग अबाउ द रेटेड स्पीड एंड बिलो द रेटेड स्पीड दोनों के लिए हम लोग है वो यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ 3-phase 3-stack variable reluctance stepper motor has 20 poles on each rotor and stator stack. The step angle of this motor will be. ओके, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय पी आर, जहाँ पे m होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टैक्स। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लेना, नंबर ऑफ स्टैक्स होता है, और जो पी आर है वो होता है रोटर पोल्स, ये होता है रोटर पोल्स। तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय स्टैक का वैल्यू कितना है, 3 स्टैक है, मल्टीप्लाई बाय रोटर पोल्स कितने हैं, 20 पोल्स ऑन ईच रोटर एंड स्टेटर स्टैक। ओके, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा स्टेप एंगल ऑफ दिस मोटर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statements are true in the field flux method of controlling a separately excited DC motor? ओके, हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने अभी तक बहुत बार डिस्कस भी किया है, एक बार वापस एक बार देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे रेटेड स्पीड। ओके,
यहाँ पे ये हो गया पावर का लाइन, और ये होगा यहाँ पे टॉर्क का लाइन। ये होगा टॉर्क का लाइन, ये होगा पावर का लाइन। हम लोग जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जो फील्ड फ्लक्स होता है वो हम लोग अबाउ द रेटेड स्पीड के हम लोग यूज करते हैं। ओके, अबाउ रेटेड स्पीड, अबाउ रेटेड स्पीड के लिए हम लोग जो फील्ड फ्लक्स मेथड है वो हम लोग यूज करते हैं, फील्ड फ्लक्स मेथड। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या फिर जो रेजिस्टेंस वाला मेथड होता है, रोटर रेजिस्टेंस वाला, वो हम लोग बिलो स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग को ऑप्शन पूछा है, तो राइट साइड पे होगा, यहाँ पे रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा बेस स्पीड। ओके, ये होगा स्पीड का वैल्यू यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, टॉर्क इज कांस्टेंट। तो टॉर्क इज कांस्टेंट है तो बिलो के लिए है, करेक्ट, बिलो रेटेड स्पीड के लिए। तो अबाउ के लिए टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये गलत है। पावर इज कांस्टेंट है क्या अबाउ के लिए? करेक्ट, अबाउ के लिए पावर है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2। स्पीड इंक्रीजेस व्हेन फील्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। ओके, तो ये क्या होता है? हमें पता ही है कि जो स्पीड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स होता है। तो अगर हम लोगों ने फ्लक्स कम कर दिया तो यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो स्पीड इंक्रीजेस व्हेन फील्ड फ्लक्स डिक्रीजेस, ऑप्शन 3 है, स्टेटमेंट 3 है, ये भी करेक्ट है। एंड स्पीड इंक्रीजेस व्हेन द फील्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज। ओके, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट है थर्ड के। तो अगर थर्ड राइट है तो फोर्थ है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ डीसी जनरेटर द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरी या डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरपोल है, इसका जो वाइंडिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे वाउंड किया है, और सिमिलरली सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पे आर्मेचर के है वो कनेक्ट कर दिया, और ये जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरपोल्स आर वायर्ड इन सीरीज विथ आर्मेचर, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। एनी चेंजेस इन द आर्मेचर करंट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्टेंस लोडिंग और सेल्फ इंडक्टेंस पास थ्रू द इंटरपोलर वाइंडिंग्स। This creates a changing magnetic field equal and opposite that of the armature, thereby cancelling the effect. Polarity of the interpole depends upon the direction of the rotation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी है इंटरपोल की वो किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन पे। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है उससे रिलेटेड, द इंटरपोल्स पोलैरिटी विल बी ऑलवेज बी द सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल, सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल विच प्रीसेट्स इट। यानी कि ये इंटरपोल है और यहाँ पे ये मेन पोल है। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोटर है वो रोटेट करे, रोटर है वो रोटेट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये मेन पोल का जो पोलैरिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका जो पीछे वाला इंटरपोल रहेगा उसकी पोलैरिटी है वो डिसाइड होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इसको पोलैरिटी है इंटरपोलर वाइंडिंग की वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। इन अ डीसी जनरेटर द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन फील्ड वाइंडिंग। नहीं, ये ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर की सीरीज में होती है। मेन फील्ड वाइंडिंग दोनों चले गए। उसके बाद इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग टू क्रिएट अ पोल ऑफ अ सेम पोलैरिटी एज द मेन पोल अहेड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। करेक्ट, हम लोगों ने अभी देखा सेम पोलैरिटी में होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ये सही है, लेकिन टू क्रिएट अ पोल ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, तो ये गलत है। अपोजिट पोलैरिटी में नहीं, सेम पोलैरिटी में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन टीएस एंड पीडीसीएल में यानी कि तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम में पूछा गया था, ये 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्लीप टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। तो स्लीप टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? टू फाइंड आउट द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस ऑफ द सैलिएंट पोल अल्टरनेटर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्लिप टेस्ट एक बार अगर आपको चाहिए तो देख लेना, उससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, शायद आपको पूछा जा सकता है कि एक्स डी का वैल्यू और एक्स क्यू के वैल्यू में कौन सा ज़्यादा होता है, तो इससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी जो डिस्कस किया था, जो टॉर्क और पावर है, उससे भी क्वेश्चन है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स डी एक्स क्यू या फिर जो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर से रिलेटेड है वो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर द नो लोड पावर फैक्टर वॉज डिटरमाइंड। आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू। तो अगर ओपन सर्किट टेस्ट है, वहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हमें पता ही है कि नो लोड के केस में जो पावर फैक्टर ड्रॉ करता है जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो बहुत ही कम होता है, वैल्यू उसका बहुत ही कम रहेगा। तो ऑप्शन में हमें सबसे लेस्ट वैल्यू है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं कि इतना ही वैल्यू होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो मिनिमम वाला जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सबसे कम है, इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्मेचर करंट ऑन अ सिमेट्रिकल 3-phase शॉर्ट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन सेरियंट पोल इज डैश। तो क्या होता है इसमें, हैज अ क्यू एक्सिस करंट ओनली, हैज डी एक्सिस करंट ओनली, हैज बोथ डी एंड क्यू एक्सिस करंट एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन द क्यू एंड डी एक्सिस करंट। ओके, तो हम लोग इसके लिए डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम आपने देखा ही होगा, जो 3-phase शॉर्ट सर्किट केस के 3-phase शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करते वक्त हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डायग्राम है, लीकेज रिएक्टेंस है यहाँ पे, डैम्पर वाइंडिंग की वजह से जो रिएक्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग की वजह से रिएक्टेंस है, और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो अगर ये टोटल हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये होता है डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ये भी डायग्राम है वो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट एक्सिस जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली जो शॉर्ट सर्किट करंट भी रहेगा वो डी एक्सिस यानी कि डायरेक्ट एक्सिस करंट की वजह से ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। आपको पता है सब ट्रांजिएंट पीरियड और स्टेडी स्टेट पीरियड क्या होता है। यहाँ पे जो एक एक वाइंडिंग है वो हम लोग एलिमिनेट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्टेंस पैरेलल में ऑब्वियसली, तो पैरेलल में जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। तो सब ट्रांजिएंट पीरियड में जो तीनों के तीनों वाइंडिंग है वो रहेंगे सर्किट में। जैसे हम लोग सब ट्रांजिएंट से ट्रांजिएंट पीरियड की तरफ जाते हैं तो जो डैम्पर वाइंडिंग है वो सर्किट में से चली जाएगी, और ट्रांजिएंट में से अगर हम लोग जैसे ही स्टेडी स्टेट पे चले जाएंगे वैसे ही जो फील्ड वाइंडिंग का इफेक्ट है वो भी यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे ये पर्टिकुलर सर्किट में से। तो इसलिए जैसे जैसे रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि पैरेलल हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली पैरेलल की वजह से जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो कम होते जाएगा। तो अगर जैसे से हम लोग पैरेलल का वैल्यू है वो हटाते जाएंगे या फिर कम करते जाएंगे तो उसके पैरेलल का वैल्यू कम करेंगे यानी कि रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू है वो धीरे धीरे घटते जाएगा स्टेडी स्टेट पीरियड के वक्त। तो ये डायग्राम में हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के वक्त या फिर जो पावर सिस्टम सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ 3-phase 6-pole induction motor is run with a rated voltage V and a rated frequency 50 Hz. Okay, the maximum torque obtained is Tm1 if the motor is supplied with the same voltage but a frequency of 60 Hz. The maximum torque would be approximately. Okay, हम लोगों ने एक 3-phase 6-pole इंडक्शन मोटर यूज किया है, वोल्टेज इन्हें रेटेड अप्लाई किया है 50 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे और उसको जो टी मैक्स हमें मिलेगा ये पर्टिकुलर कंडीशन पे वी और 50 हर्ट्ज पे वो टी मैक्स 1 है। अगर हम लोगों ने वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगेन टी मैक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू द ब्रैकेट E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द x2। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो ओमेगा एस क्या होता है, ओमेगा एस नथिंग बट 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाय 60, और एन एस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, और x2 भी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, तो टी मैक्स का अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये होता है इट इज नथिंग बट द वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर E2 है लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अभी हमारे पास एक ही फैक्टर है वो बचा, तो टी मैक्स का वैल्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है वो आपको ध्यान से रखना है, x2 के साथ साथ ये ओमेगा एस है ये भी आपको लिखना है। अगर आपने ये एलिमिनेट कर दिया तो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो टी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे Tm2 डिवाइडेड बाई Tm1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ पे ऊपर F1 डिवाइडेड बाय F2 का स्क्वायर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा F1 डिवाइडेड बाय F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 कितना है 50 हर्ट्ज है डिवाइडेड बाय 60 ओवरऑल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा Tm2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Tm1। करेक्ट, 25 डिवाइडेड बाय 36 आप करोगे तो इसका आंसर है वो आपको 0.69 समथिंग मिलेगा इंटू Tm1। सो हम लोग अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 0.7 Tm1। Tm2 का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7 Tm1, और ये वैसे भी अप्रोक्सीमेटली ही कहा है तो इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट देखते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज साइनसॉइडल। स्टेटमेंट 2 है मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ 3-phase सप्लाई लाइन्स ऑफ अ 3-phase ट्रांसफार्मर्स आर साइनसॉइडल। एंड स्टेटमेंट 3 है मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज नॉन साइनसॉइडल बट द इंड्यूस वोल्टेजेस आर साइनसॉइडल। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार सिंगल फेज में क्या होता है। अगर फ्लक्स का वेवफॉर्म साइनसॉइडल है तब हमें जो करंट का वैल्यू है यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू है वो नॉन साइनसॉइडल मिलता है क्योंकि सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम BH कर्व भी जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि नॉन लीनियरिटी जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे सैचुरेशन होने की वजह से अगर हम लोगों ने करंट का वैल्यू है वो
यहाँ पे आप देख सकते हो करंट का वैल्यू बहुत थोड़ा बढ़ा लेकिन फ्लक्स का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट है कि यहाँ पे हम लोगों ने करंट का वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक, ये पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे करंट का वैल्यू हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ा लेकिन उसके वजह से जो फ्लक्स का वैल्यू है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लक्स है वो साइनसोइडल है और यही से हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया। ठीक है, जैसे जैसे करंट 0 से लेके 2 तक जाएगा तो ये यहाँ से लेके 2 तक जाएगा। जैसे फ्लक्स का वैल्यू कम होते जाएगा वो फ्लक्स का वैल्यू है वो सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, अभी वो अपोजिट पाथ है वो या फिर दूसरा पाथ है वो फॉलो करेगा। तो 2 से लेके 3 तक ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोगों ने अभी यहाँ पे करंट कैसा होगा ये हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है। करंट अगर हम लोगों ने साइनसोइडल अज्यूम किया तो वहाँ पे जो फ्लक्स है वो नॉन साइनसोइडल मिलेगा, और अगर हम लोगों ने फ्लक्स है वो साइनसोइडल अज्यूम किया तो करंट है वो नॉन साइनसोइडल मिलेगा। तो ये है सिंगल फेज के केस में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज साइनसोइडल, तो ऐसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 1 है ये गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो करंट है वो पीकी इन नेचर मिलता है। ठीक है, तो पीकी इन नेचर मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्मोनिक्स है वो प्रेजेंट है, मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसके वजह से जो करंट है वो हम लोगों को यहाँ पे पीकी है वो मिलता है, पीकी इन नेचर। ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे था कि मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ 3 फेज सप्लाई लाइंस ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स आर साइनसोइडल। तो 3 फेज के केस में क्या होता है, हम लोगों ने जैसे कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार डेल्टा के केस में कि जो डेल्टा वाइंडिंग है वो हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो तीनों वाइंडिंग के बीच में ट्रैप होते हैं अगर डेल्टा वाइंडिंग हम लोगों ने कनेक्ट की तो इसके वजह से जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो आउटपुट पे हमें वहाँ पे करंट में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। इसके वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट है हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो साइनसोइडल नेचर होता है इन केस ऑफ 3 फेज। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटाइजिंग करंट इन द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज नॉन साइनसोइडल, करेक्ट हम लोगों ने अभी देखा था, बट इंड्यूस वोल्टेजेस आर साइनसोइडल। ओके, तो फ्लक्स है तो फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस वोल्टेज रहेगा वो भी साइनसोइडल रहेगा, हम लोगों को पता ही है इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो इसकी वजह से अगर फाइव साइनसोइडल है तो उसकी वजह से इंड्यूस वोल्टेज रहेगा वो भी साइनसोइडल नेचर रहेगा, तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हमें नॉन साइनसोइडल मिलेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे भी 1 और 3 है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो अगर 1 करेक्ट हुआ तो 3 नहीं होगा, तो इसके वजह से अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिंक्रोनस जनरेटर इफ द एक्साइटेशन इंक्रीज फ्रॉम अ लो वैल्यू टू नॉर्मल वैल्यू विद अ फिक्स लोड, तब आर्मेचर करंट में और पावर फैक्टर में क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली सिंक्रोनस जनरेटर का यहाँ पे कंसिडर किया है, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज है वो रेफरेंस अज्यूम किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक्साइटेशन इज इंक्रीज फ्रॉम लो वैल्यू टू नॉर्मल वैल्यू। ओके, तो एक्साइटेशन लो वैल्यू मतलब हमें कब मिलता है, एक्साइटेशन ऐसा रहेगा यहाँ पे ई का वैल्यू रहेगा, तो इसके लिए करंट है वो ऐसा होना चाहिए, और जो ई एम एफ आई एक्सिस का वैल्यू है वो कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, ये होगा ई एफ का वैल्यू, क्योंकि जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटर के केस में जो ई एफ का वैल्यू होता है वो होता है वी टी प्लस आई इंटू द ब्रैकेट आर ए प्लस जे एक्सेस। ठीक है, ये हो जाएगा आई एक्सेस का वैल्यू और ये हो जाएगा आई आर ए का वैल्यू, करेक्ट। और इसके वजह से जो करंट हमें मिलेगा वो लीडिंग इन नेचर रहेगा, करेक्ट। ये करंट है वो लीडिंग रहेगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते, चाहे पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे लीडिंग। ओके, अभी हमारे पास क्या कहा इन्होंने, लो वैल्यू से लेके एक्साइटेशन है वो नॉर्मल वैल्यू पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल वैल्यू पे मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पे जो ई एफ का वैल्यू है वो इक्वल टू द वी होता है। ओके, यहाँ पे जो ई का वैल्यू है वो इक्वल टू द वी होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई एफ और वी है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो हम लोग अभी ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे जो आई का वैल्यू है वो हम लोग कैसे दिखाई देगा। अगर हम लोगों ने करंट का वैल्यू है वो लैगिंग दिखाई दिया, लैगिंग रखा, तो उसके वजह से जो यहाँ पे आई है वो आई आर ए ऐसा मिलेगा, और आई एक्सेस है वो कुछ हमें 90 डिग्री पे ऐसा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई एफ का वैल्यू है वो एक्साइटेशन मतलब ई एफ का वैल्यू है वो ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए लैगिंग तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं लैगिंग वाला करंट है वो हटा देता हूँ। अगर हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे यूनिटी रखा जिसे हम लोग क्रिटिकल एक्साइटेशन कहते हैं, तो इसके वजह से भी आई आर ए कुछ हमें थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन आई एक्सेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ई एफ का वैल्यू है वो ज्यादा चला जाएगा। ओके, ई एफ का वैल्यू ग्रेटर देन द वी टी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर ऐसा भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो अभी बचा कौन सा, लीडिंग। ओके, तो लीडिंग में हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ही लीडिंग में रखा तो इसके वजह से आई है वो हम लोग कुछ ऐसा मिल सकता है सिमिलर टू द आई आर ए, और इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हमें मिलेगा यहाँ पे आई एक्सेस। तो हमारा जो सारा कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है कि लो वैल्यू से हम लोगों ने नॉर्मल वैल्यू तक लाया, और यहाँ पे पावर फैक्टर या फाई का जो वैल्यू है वो भी चेंज हुआ,
तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो फाई का वैल्यू है वो कम हुआ, फाई का वैल्यू कम हुआ मतलब जो कॉस फाई का वैल्यू है वो बढ़ गया, करेक्ट। कॉस फाई का वैल्यू बढ़ गया यानी कि पावर फैक्टर इंक्रीजेस, और कौन सा है यहाँ पे नेचर, हम लोग देख सकते हैं कि पावर जो फाई है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो पावर फैक्टर मिलेगा वो लीडिंग मिलेगा। तो लीडिंग पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इंक्रीजेस। ओके, ऑप्शन देख लेते, पावर फैक्टर डिक्रीजेस गलत, पावर फैक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस गलत, पावर फैक्टर इंक्रीजेस बट लैगिंग गलत, पावर फैक्टर इंक्रीजेस एंड इट इज लीडिंग करेक्ट। डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे है वो मिल गया है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आई है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस फाई, अगर वोल्टेज और पावर हम लोगों ने कांस्टेंट अज्यूम किया तो पावर फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो करंट का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके वजह से आर्मेचर करंट डिक्रीजेस, ये भी है वो सेटिस्फाई हो गया कि ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पावर फैक्टर आप अच्छे से समझ लेना, इसका बहुत आपको हेल्प हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मोटर का और जनरेटर का दोनों का आपको पावर फैक्टर है वो अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर द कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। जिन लोगों को लैमिनेशन क्या होता है पता नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। लैमिनेशन मतलब सिंगल एक थीन शीट में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, पूरा जो कोर होता है वो एक सॉलिड कोर नहीं होता, हम लोग मल्टीपल शीट्स को स्टैक करते हैं और उससे जो कोर है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ऐसा स्टैकिंग है वो कंप्लीट करने के बाद हमें लैमिनेटेड कोर वो ऐसा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोगों को एडी करंट लॉस है वो कम करने के लिए होता है। एडी करंट लॉसेस, ऑब्वियसली एडी करंट है तो करंट कम करने के लिए हम लोग को पता ही है रेजिस्टेंस का वैल्यू वो बढ़ाना चाहिए करके, करेक्ट, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, करेक्ट। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अगर हम लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम कर दिया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग लैमिनेशन यूज करने की वजह से, थीन शीट यूज करने की वजह से, थीन शीट की वजह से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है हर एक का, और इसके वजह से जो ओवरऑल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो एडी करंट का वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करने के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉसेस बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं मटेरियल पे डिपेंड करता है, कोर के मटेरियल पे। तो अगर हम लोगों ने डिफरेंट मटेरियल यूज किया तो वहाँ पे बी एच कर का वैल्यू हम लोग को डिफरेंट मिलेगा, और बी एच कर के अंडर जो एरिया रहता है उसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल हिस्टेरिसिस लॉसेस वहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लैमिनेशन का वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है अगर हम लोग को हिस्टेरिसिस लॉसेस है वो कम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ एडी करंट लॉसेस ही हम लोग लैमिनेशन के हेल्प से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ 2 किलोवाट 200 वोल्ट 1000 आरपीएम डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क एट फुल लोड was found to be 0.3 न्यूटन मीटर, द टॉर्क एट हाफ ऑफ द फुल लोड इज इन न्यूटन मीटर इज। तो हम लोग को टॉर्क ही फाइंड आउट करना है एट हाफ ऑफ द फुल लोड पे फाइंड आउट, यानी कि हाफ लोड पे बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को टॉर्क क्या होता है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है डीसी सीरीज मोटर है, तो डीसी सीरीज मोटर के केस में हम लोग को पता ही है द टॉर्क है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या होता है हाफ ऑफ द फुल लोड, मतलब हम लोग बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि रेटेड करंट के हाफ वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि IA2 डिवाइडेड बाई IA1 स्क्वायर, ठीक है। IA2 का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ द IA1 हो जाएगा क्योंकि हाफ लोड पे है, और फुल लोड पे हम लोगों ने IA1 को रेटेड है वो ऐसा अज्यूम किया है, इसका स्क्वायर। ओके, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाई T1, T1 का वैल्यू कितना दिया है 0.3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 3/4 कितना होता है 0.75, करेक्ट, और यहाँ पे साथ में और एक पॉइंट है तो इसलिए ये हो जाएगा 0.075। ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर टू। ओके, जो डैम्पर वाइंडिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं। तो इसके दो एडवांटेजेस होते हैं, या तो हम लोग प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क भी हम लोग देते हैं, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसके हेल्प से, एंड प्रिवेंट हंटिंग। तो इसलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डैम्पर वाइंडिंग ऑन द सैलिएंट पोल अल्टरनेटर इज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग, कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर वाइंडिंग, प्रोवाइडेड ऑन द पोल फेज एंड नन ऑफ द अबव। ओके, हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये है स्टेटर वाइंडिंग, उसके अंदर यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है हम लोगों ने रोटर पे प्रोवाइड कर दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोल फेस है यहाँ पे हम लोगों ने जो डैम्पर वाइंडिंग्स है या फिर जो डैम्पर वाइंडिंग बार्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके,
मेन वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के केस में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट है वो नहीं करते, ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में हम लोग वो पोल फेस में है वो इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड रिंग भी हम लोगों ने यूज की है। तो जो कोई भी हम लोग डैम्पर बार्स होते हैं वो हम लोग एक एंड रिंग की हेल्प से वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इसके वजह से ये स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी ये जो सेलेंट पोल रोटर है वो एज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह यहाँ पे वो बिहेव करने लगता है। तो इसके वजह से हमें आप लोग को पता ही है कि इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, तो और सिंक्रोनस मोटर है वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। तो इसके वजह से अगर हम लोगों ने डैम्पर वाइंडिंग है वो यूज कर दी और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड रिंग से, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की तरह एक्ट करेगी, यानी कि सेम इंडक्शन मोटर की तरह ये स्टार्ट होने लगेगी। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके दो एडवांटेज है डैम्पर वाइंडिंग के, हंटिंग है उससे प्रिवेंट करता है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर को वो एज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था VSSC में, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एग्जाम में, यानी कि जिसे हम लोग इसरो कहते हैं इन शॉर्ट। तो टेक्निकल असिस्टेंट में ईयर 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कंसेप्ट है वो एक बार ब्रशअप हो गए होंगे या फिर नए से समझ में आ गए होंगे। तो हमने डिफरेंट एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पे कंपाइल किए हैं, एक स्लाइड्स में यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और इजिएस्ट वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, और अगर कुछ नया लगा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन के साथ।